दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में लंबे दौर से टाला जा रहा युद्ध आखिरकार शुरू हो गया है और सबसे बड़ी खबर है दुबई पर हुआ हमला। और साथ ही देर रात एक खबर आई कि एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने इजरायली मीडिया को कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी को मार दिया गया है और उनके शरीर को मलबे से निकाल लिया गया है। इजराइल के पास कथित तौर पर खुमैनी के शरीर का स्पष्ट और क्लियर फुटेज भी मौजूद है और फ्यूचर में उसे पब्लिक करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। अनाउंस करने के बाद धीरे धीरे दुनिया की सारी मीडिया ने भी अनाउंस किया कि खुमैनी को मार दिया गया है। ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर खुमैनी के लिए एक लंबी पोस्ट लिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खुमैनी की मौत हो गई है। सुबह होते होते ईरान ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हमारे सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। इस खबर के बाद कि ईरान का सुप्रीम लीडर अपने 20 मिनिस्टर्स के साथ मारा गया है, ईरान की सड़कों पर कई जगहों पर लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखे और उनकी मूर्ति और तस्वीरों को तोड़ते हुए भी दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि खुमैनी और उनके 20 मिनिस्टर्स को मारने के लिए इजराइल की एजेंसी अमेरिका के साथ मिलकर महीनों तक इंतजार कर रही थी और उन सब के एक जगह जमा होने का इंतजार किया गया। जैसे वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए, हमला कर दिया गया और ऐसा हमला कि जिससे कोई भी ना बच सके। इस बीच दुबई के आइकॉनिक बुर्ज अल अरब होटल पर भी और बुर्ज खलीफा पर भी हमले की फुटेज आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हालांकि दुबई से लोग वीडियोस बनाकर ये भी बता रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फुटेज अपसेट करने वाली तो है। खैर, खुमैनी के मरने के बाद क्या ईरान का ये अटैक, ईरान जो हमले कर रहा है अपने पड़ोसी मुल्क पर, अरब के अलग अलग देशों पर, क्या ये हमले रुकेंगे? अब आगे क्या होगा और आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आइए इन सब पर बात करते हैं। After flight operations have been hit there, the airspace over UAE has been temporarily closed. Dubai suspended flight operations after the strikes on Iran, and thousands of passengers have been stranded there. दोस्तों, आज ये जो धमाके सुनाई दे रहे हैं इसकी आग बड़ी पुरानी है। अगर हम पिछले 2-3 साल के पन्ने पलटें तो समझ में आता है कि दुनिया यहां तक कैसे पहुंची। ये खेल शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान को इसका विलन माना। तब से इजराइल ने ठान लिया था कि वो ईरान के हाथ पैर यानी हमास और हिजबुल्लाह को तो काट ही देगा, लेकिन असली चोट उसके सिर पर करेगा। 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी उड़ाई, जिसके बाद से पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी और वहां से डायरेक्ट वॉर शुरू हो गई। फिर साल 2025 में खेल और बिगड़ गया। इजराइल ने ईरान के सबसे सिक्योर न्यूक्लियर प्लांट नतांज को निशाना बनाया। ईरान के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई। इसके बाद ईरान ने कसम खाई कि वो इजराइल को नक्शे से मिटा देगा, लेकिन फरवरी 2026 को जो हुआ उसने सबको हिला दिया। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कड़े रुख और इजरायली एयरफोर्स के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने तेहरान के आसमान में धुएं से भर दिया। इजराइल ने वहां अपना पहला हमला कर दिया है। अब ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि ये आर पार की जंग बन चुकी है। इजराइल का कहना है कि वो ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और आज के हमले उसी का नतीजा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में वहां के डिफेंस मिनिस्टर और IRGC के कमांडर भी मारे गए हैं। अब दोस्तों, गल्फ देशों के लिए ये सांप छछूंदर वाली कंडीशन बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं खाड़ी के रईस देशों की, जहां सऊदी अरब, UAE और कतर के लिए काफी मुश्किल लड़ाई बन रही है। इनके लिए ये वॉर किसी डरावने सपने से कम नहीं। एक तरफ तो ये देश चाहते हैं कि ईरान का दबदबा कम हो जाए क्योंकि ईरान इनका पुराना दुश्मन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें अपनी इकोनॉमी की भी फिक्र है। अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान पलटवार में इन देशों के तेल के कुओं या रिफाइनरीज पर मिसाइल दागता है। इससे इनकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। कल हुए हमले में ईरान ने अपने आसपास के देशों में बनी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले किए। ये हमले अमेरिका की नाक की लड़ाई बन चुकी है। सोचिए, दुबई पर हुए हमले से वहां के टूरिज्म और बिजनेस पर कितना बड़ा असर पड़ा है। इसका सबसे बड़ा असर इस बात से लगा है कि दुबई का एयरपोर्ट बंद हो चुका है। दुबई एयरपोर्ट का बंद होना कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉडी की किसी बड़ी नस को ब्लॉक कर दिया जाए। ये दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट बताया जाता है। ये दुनिया का वो चौराहा है जहां से पूरी दुनिया की फ्लाइट्स गुजरती है। चाहे आपको अमेरिका जाना हो, यूरोप जाना हो, दुबई बीच का सबसे बड़ा स्टॉप है। अगर ये बंद होता है तो समझो कि पूरी दुनिया का ट्रैवल सिस्टम कोमा में चला जाएगा। लाखों लोग बीच रास्ते में फंस जाएंगे और जो सामान जैसे दवाइयां या मोबाइल के पार्ट्स हवाई जहाज से एक देश से दूसरे देश जाते हैं वो सब रुक जाएंगे। इससे बड़ी एयरलाइन कंपनियों को तो अरबों का फटका लगेगा ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया तूफान भी आ जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो दुबई एयरपोर्ट का ठप होना पूरी दुनिया की जेब और चैन दोनों पर भारी पड़ेगा और ये इस बात का इशारा है कि गल्फ देशों में हालात अब काबू से बाहर हो चुके हैं। वहीं इन देशों के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि वो किसका साथ दें और किसका ना दें। अगर वो इजराइल और अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने देते हैं तो ईरान उन्हें गद्दार मानकर उन पर हमला करेगा और अगर वो चुप रहते हैं तो अमेरिका उनसे नाराज हो जाएगा। फिलहाल सऊदी अरब और UAE वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि वे शांति चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो अपनी सिक्योरिटी पुख्ता करने में लगे। उनके लिए लड़ाई सिर्फ धर्म या पॉलिटिक्स की नहीं, बल्कि अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी और करोड़ों डॉलर्स के एम्पायर को बचाने की भी है। अब दोस्तों, इस हमले के बीच में बकरे की अम्मा यानी पाकिस्तान की कहानी हमेशा की तरह उलझी है। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है कि अमेरिका और इजराइल के ड्रोन पाकिस्तान के एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं
ताकि ईरान के ईस्टर्न हिस्से पर हमला किया जा सके। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और फौज बार बार मना कर रही है, लेकिन दुनिया को उन पर यकीन कम ही होता है। पाकिस्तान इस समय इधर कुआं उधर खाई वाली हालत में है। एक तरफ उसका पड़ोसी ईरान है, जिससे पंगा लेना मतलब अपने बॉर्डर्स पर एक और नया मोर्चा खोलना, और दूसरी तरफ अमेरिका, जिनकी मदद के बिना पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी सांस नहीं ले सकती। चीन भी पाकिस्तान की गर्दन दबाए बैठा है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका का मोहरा न बने। अगर पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने देता है तो ईरान के अंदर बैठे एक्सट्रीमिस्ट गुट और खुद ईरानी फौज पाकिस्तान के भीतर तबाही मचा सकते हैं। उसे डर है कि अगर वो इस वॉर में घसीटा गया तो उसके अपने घर के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान फिलहाल कागजों पर तो ईरान के साथ खड़ा दिखना चाहता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी मजबूरी उसे अमेरिका की ओर ढकेल रही है। खैर, एक सवाल पूरी दुनिया के मन में है कि आखिर ईरान कब तक टिक पाएगा। जी हाँ, ये सवाल सबके मन में है कि क्या ईरान इजराइल और अमेरिका की कंबाइंड ताकत के आगे टिक पाएगा। अब ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है दोस्तों, उसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उसने दशकों से इस दिन की तैयारी की है। ईरान की ताकत उसकी फौज से ज्यादा उसकी प्रॉक्सी वॉर करने की ताकत है। वो लेबनान, यमन, इराक और सीरिया के जरिए इजराइल को लहूलुहान कर सकता है। यही करने की उसने कोशिश भी की है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ईरान की जनता खुद अपनी सरकार से परेशान है। महंगाई आसमान छू रही है और लोग बदलाव चाहते हैं। अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस यानी आयरन डोम और एरो 3 है, फिर भी ईरान की मिसाइलों ने उसकी जमीन पर हमला कर दिया है, जबकि ईरान का डिफेंस सिस्टम थोड़ा पुराना है। अगर इजराइल ने ईरान के तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल उड़ा दिए तो ईरान के पास पैसे खत्म हो सकते हैं। टेक्निकल रूप से ईरान शायद कुछ हफ्तों या महीनों तक डटा रहे, लेकिन बिना किसी बड़ी ताकत जैसे रशिया या चीन के सीधे हेल्प के ईरान लंबे टाइम तक उसका टिकना नामुमकिन लगता है। फिर भी ईरान का इतिहास गवाह है कि वो मरते दम तक लड़ना जानते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में सन्नाटा पसरा है। टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश इस हमले को इस्लाम पर हमला बताकर इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। वहीं हकीकत यह है कि ज्यादातर इस्लामिक देश सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। वे डरे हुए हैं कि अगर ईरान जैसा ताकतवर देश ढह गया तो पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों को डर है कि वॉर की वजह से लाखों रिफ्यूजीज उनके देश की बॉर्डर पर आ जाएंगे, जिससे उनका खुद का सिस्टम बिगड़ सकता है। इन देशों के बीच की एकता भी एक मिथ है दोस्तों। शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब की पुरानी दुश्मनी जगजाहिर है। कई सुन्नी देश मन ही मन खुश भी हो सकते हैं कि ईरान की ताकत कम हो रही है, लेकिन वे इसे खुलेआम बोल नहीं सकते। ये पैनिक इसलिए क्योंकि अगर ईरान ने पूरी मुस्लिम दुनिया को लामबंद करने की कोशिश की और लोग सड़कों पर उतर आए तो इन इस्लामिक देशों की अपनी सत्ता भी खतरे में पड़ सकती है। उन्हें डर ईरान के खत्म होने का नहीं, बल्कि वॉर के कारण अपने देशों में होने वाले दंगों और इंस्टेबिलिटी का है। बाकी दोस्तों, सबसे बड़ा और डरावना सवाल यही है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। हालांकि ऐसा हम पिछले 2-3 साल से सुन रहे हैं। क्या हम बर्बादी के मुहाने पे खड़े हैं? ऐसा भी हम 2-3 साल से सुन रहे हैं। पर देखो, वर्ल्ड वॉर तब होता है जब बड़ी ताकतें आपस में भिड़ती हैं। अभी तक ये इजराइल अमेरिका बनाम ईरान का मामला है। खतरा तब बढ़ेगा जब रशिया और चाइना भी इसमें कूद पड़ेंगे। रूस पहले से यूक्रेन में फंसा है, लेकिन ईरान उसका अहम साथी है। अगर रूस ने ईरान को अपना एडवांस S-400 सिस्टम या सुखोई फाइटर दे दिए तो जंग भयानक हो सकती है। वहीं चाइना, जो अपनी एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, वो भी चुप नहीं बैठेगा। अगर दुनिया के 2 गुट बन जाते हैं, जहां एक तरफ अमेरिका, यूरोप और इसराइल और दूसरी तरफ रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया होंगे, तो समझो कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल पार कर जाएंगी। इंटरनेट केबल काटे जा सकते हैं और साइबर वॉर से पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम भी ठप हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। आज के हालात 1939 की याद दिलाते हैं। दुनिया एक ऐसी माचिस की तीली पर बैठी है जो कभी भी जल सकती है। ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं, बल्कि आने वाली सदी की राह तय करने वाली लड़ाई है। बाकी जो पूरा माहौल है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, उसको देखकर आपके मन में क्या आ रहा है? दुबई में जो हमले हुए हैं और जो फुटेज वहां से आ रही है, उसको देखकर आप क्या सोचते हैं? अरब देशों के एयरपोर्ट्स का बंद होना, वहां पर ईरान के हमले होना और लगातार ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर देखकर आपका क्या रिएक्शन आता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।